ये जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। नमस्कार, मैं हूं अविंद राजतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। और आज हम आपको आसमान की सैर कराएंगे, वहां से ज़मीन कैसी दिखती है ये भी बताएंगे। उसके पहले हम स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का, जो हमारे साथ हैं अलका जैन, जो लगातार अपनी शायरी से, अपनी लेखनी से लोगों का दिल जीतती हैं और समाज को एक संदेश देती हैं। अलका जैन हमारे साथ खुद हैं। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो यात्रा है, खासकर अगर हम साहित्य की यात्रा की बात करें, तो कब और कैसे शुरू हुई? एक्चुअली लिखने का शौक मुझे बचपन से ही था। मैं बचपन से लिखती आ रही हूँ। जब मैं 13-14 साल की थी तब स्कूल के लिए मैंने पहले एक कविता लिखी। एक्चुअली जो टीचर ने मुझे पढ़ने के लिए दी थी वो मुझे पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम अपने आप लिख लाओ। वाह! तो अपने आप कुछ जोड़ तोड़ करके जो भी मैंने लिखा उन्हें भी पसंद आया। फिर वो हमारी कविता इंटर स्कूल तक गई। और हम वो कविता याद है क्या आपको? अब वो याद नहीं है। दो लाइन, एक लाइन कुछ भी? मतलब बच्चों की थी तो वे नन्हे नन्हे इतने तारे माँ क्यों आसमान, नन्हे नन्हे इतने सारे माँ क्यों आसमान में तारे, क्या ये सूरज से डरते हैं या चंदा के साथी हैं, चुपके चुपके हौले हौले टिम 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 क्यों करते हैं। समझा जा सकता है जिस बालिका का अपना ही मूड हो और जो स्कूल की तरफ से जो कविता दी गई हो पढ़ने के लिए, वो पसंद नहीं आई और वहाँ से एक नई यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा को आप किस तरह से देखती हैं? एक्चुअली मेरे परिवार में इस तरह का माहौल रहा। मेरे भाई का एक न्यूज़पेपर उस समय निकलता था, प्रमोद प्रयास करके। फिर एक और न्यूज़पेपर निकाला उन्होंने, गालाब एक्सप्रेस। उनका अपना खुद का लोकल एक चैनल भी था, CMT करके। तो वहाँ उनके लिए मैं न्यूज़ लिखा करती थी। तो वहाँ से मेरा एक सफ़र शुरू हुआ न्यूज़ राइटिंग से। फिर धीरे धीरे और रुचि बढ़ती चली गई। माँ भी मेरी पढ़ने की बहुत शौकीन थी, हर तरह की किताबें घर में रहती थी, क्योंकि व्यापार मेरे यहाँ होता है। मेरे फादर की फैक्ट्री है जी। तो फादर सारा दिन होते नहीं थे, तो माँ भी सारा दिन क्या करे, तो माँ को पढ़ने का शौक वहाँ से लगा। सारा दिन वो पढ़ती रहती थी। कुछ भी फ्री टाइम में काम से भी निपट गए, हम बच्चे भी स्कूल से हो आते थे, फिर सारा दिन वो क्या करे। मतलब माहौल ऐसा हर तरह का, हाँ, लिखने पढ़ने का वो माहौल बचपन से ही मिला, तो उसी तरह से सब चलता रहा मेरा। धीरे धीरे फिर मैंने पहली बार स्टेज पे कब जाना हुआ? जब जैसे होते एक, हाँ, वो 12-13 साल से और छोटी उम्र से ही मैं जाने लगी थी स्टेज पे। तो अच्छा। जैसे वो छोटे छोटे बच्चे 5-6 साल के बच्चे लोग शौक में खड़े कर देते हैं, उसी तरह से मैं भी डांस से मेरा पहले शुरू हुआ था। डांस के लिए गई थी एक बार स्कूल में, फिर उसके बाद वो धीरे हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती चली गई। स्पोर्ट्स में, राइटिंग तो मैं बताई थी। कभी एक्टिंग का भी ऑफर आया, लेकिन कभी सोचा नहीं उसके बारे में। वो मेरे हिसाब की लाइन नहीं है, आई थिंक। और क्या मतलब तैयारी कर रही हैं आजकल? आजकल बस थोड़ा सा सोशल अवेयरनेस से जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि लिखना तो अभी काफ़ी हुआ जी। लोगों से जुड़ना अब मेरे को अच्छा लग रहा है, लोगों से मिलना, उनसे बात करना। मेरा बचपन से ही एक नेचर रहा कि बोलती मैं कम थी, लेकिन लोगों को ऑब्जर्व करना मुझे हमेशा पसंद था। जब भी मैं मिलती हूँ लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, उन्हें सुनती हूँ। तो अगर कोई बहुत अच्छा बोलने वाला है तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी सुनने वाली हूँ। और मेरे दोस्त होते हैं वो शायर, वो राइटर, वो इंसान जिनको कोई सुनने वाला मिलता है। आपको सुनने वाला कोई मिला कि नहीं? जीवन में समझने वाला मिला कि नहीं? सुनने वाले तो मिलते हैं, दोस्त भी हैं, घर में मेरे हस्बैंड भी हैं, मेरा बेटा भी है, मेरे भाई जैसे शुरू से मैंने बताया कि मेरे साथ रहे, उन्हीं के साथ मैंने अपना लेखन का शुरू किया। तो वहाँ उनसे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, मेरे भाई से। आज भी कहीं भी अगर बोलते हैं, बाहर का भी प्रोग्राम है, अगर जब आप मंचों पे जाती हैं जी, तो क्या भाव लेके जाती हैं मंचों पर कि कुछ ऐसी रचना सुना दूं जो अमर हो जाए, या फिर कि पब्लिक के मूड के हिसाब से? थोड़ा सा तो वो पब्लिक का मूड देखना भी पड़ता है, और उसके अलावा मेरा ये रहता है कि मेरी अपनी एक छाप वहाँ अलग बने, कि ऐसा नहीं है कि जैसे सब लिख रहे हैं उस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा तो हट कर हो, जहाँ मैं दिखाई दूं। मेरे लेखन में मैं ही अगर नहीं दिखूंगी तो उस लेखन का मतलब ही खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोग इसका मतलब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी सबसे लोकप्रिय कविता है वो लोकप्रिय क्यों हुई और लोगों ने किस तरह से रिस्पॉन्स दिया? हम चाहेंगे कि उस बारे में बताएं।
जैसा कि रविंद्रनाथ के टाइम से चला आ रहा है कि विरह सबसे प्रिय सब्जेक्ट रहता है पब्लिक का। भले ही सुखी भी होगा आदमी, कहीं से एक छोटा सा विरह अपने अंदर छुपाए रहता है। हाँ, तो बस वो विरह की एक मेरी गजल है, वो बहुत पॉपुलर हुई। जी जी। तो उसकी मैं 4 पंक्तियां आपको सुना देती हूँ। रेजा रेजा जिंदगी है क्या बुरी है, रेजा रेजा जिंदगी है क्या बुरी है, एक यही नेमत मोहब्बत से मिली है। वाह। एक यही नेमत मोहब्बत से मिली है, सारे झरने बह गए आंखों की शायद, सारे झरने बह गए आंखों के शायद, हसरतों की हर नदी सूखी पड़ी है। वाह। हसरतों की हर नदी सूखी पड़ी है। इस एक गजल ने मुंबई में मुझे पहचान दिलाई। आज लोग रेजा रेजा नहीं, अच्छा वो रेजा रेजा वाली कहीं भी एक छपने की बारी आती है तो मुंबई में सबसे पहले यही पसंद की जाती है। हालांकि मैं इस चीज को ठीक नहीं मानती। अगर कोई भी शायर या कवि अपनी किसी एक रचना के साथ जुड़ जाता है तो उसका कैरियर वहीं रुक जाता है। तो आपकी बहुत सारी रचनाएं लोगों तक पहुंचना चाहिए, तब आप अपनी एक पहचान बना पाते हो। महादेवी वर्मा ने साफ साफ कहा था कि जीवन विरह का जलजात। आपने जिस तरह से विरह की बात की, आपको लगता है कि वाकई और भी कोई ऐसा विषय है जिससे अनायास जनता जुड़ जाती है? प्रेम, विरह और प्रेम ये दो ही चीजें हैं, एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह ये चलते हैं। उसके बाद तीसरा, विरह सुनकर लगता है कि नुकसान, और प्रेम सुनकर लगता है पता नहीं। और उसके बाद तीसरा जो सबसे है हालात और हाजरा। उसके बाद लोग फिर देश और समाज की बात करना चाहते हैं, उसमें हालात और हाजरा। आपको सबसे ज्यादा कौन सी विधा पसंद है? मुझे हालत और हाजरा पे लिखना बहुत पसंद है, लेकिन होता यह है कि महिला होने के नाते लोग मुझसे सिर्फ प्रेम और विरह ही सुनना चाहते हैं। वहाँ मेरी चलिए, आज आपके सामने मौका है, आप तलवार भी चला सकती हैं। अगर हम बात करें तो जैसे अभी हम लोग बाहर बैठे हुए थे तो अभी हम चुनाव के परिणाम भी देख रहे थे, तो वहीं से मैं कुछ 2-4 पंक्तियां सुनाती हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। फिर चुनावी दौर की, फिर चुनावी दौर की शहरों पे रंगत आ गई, फिर चुनावी दौर की शहरों पे रंगत आ गई, रात की आंखों में नींदें कम है दहशत आ गई, रात की आंखों में नींदें कम है दहशत आ गई, खा गई है ये सियासत, खा गई है ये सियासत धार सच्चे लफ्जों की, खा गई है ये सियासत धार सच्चे लफ्जों की, हर जुबा पर एक लीडर की वकालत आ गई। बहुत बढ़िया। हर जुबा पर एक लीडर की वकालत आ गई, आ गए जो लेके ते गए, आ गए जो लेके ते गए, साथ उनके हो लिए, हाथ में हथियार लेके अब शराफत आ गई। क्या बात है, हाथ में हथियार लेके अब शराफत आ गई। इसी तरह से एक कविता की लाइन याद आ रही है, काजू भुने प्लेट विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। बिल्कुल, तो ये जो जनता और नेता का जो रिश्ता होता है उसको कोई समझ नहीं सका है आज तक। लेकिन अगर हम शायर की बात करें, लेखिका की बात करें, और उनको जो सुनने वाले लोग होते हैं उनके बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ही गहरा होता है। आपको कभी लगता है कि किसी कोई ऐसा भी पागल मिला हो आपको जिसको कभी भूल नहीं पाए आप, कि क्या मतलब पागल हो गया आपकी रचना सुन के? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं किसी को इतना करीब आने ही नहीं देती, कोई एक अपना श्रोता रखती ही नहीं हूँ। वो ऐसा पागल अब तक नहीं मिला है। मैंने ऐसा भी शायरों को देखा है जो फिक्स रखते हैं कि कब ताली बजाना है, कब ताली बजाना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक ताली बजती है तो हिंदुस्तान है, सब बजा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चलता ही है चलन। इवन जो संगोष्ठियों का जो पैटर्न है वो तो यही है, तुम हमारी पीठ थपथपा दो, हम तुम्हारी पीठ थपथपा दें। फिर रचना से किसी को कुछ लेना देना नहीं है, आपने क्या लिखा है, क्या पढ़ा है, साहित्य का क्या स्तर हो रहा है, उससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, नारी को अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया है। जी। क्या आपकी कभी कलम ने भी नारी के ऊपर कुछ लिखा है? नारी के ऊपर मैंने भी लिखा है, क्योंकि स्त्री हूँ तो ओब्वियसली स्त्री के भावों को तो मैं कहीं ना कहीं व्यक्त करूंगी ही। और जैसे अभी नारी दिवस गया, विश्व अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस, तो हम लोगों ने भी एक प्रोग्राम किया था उस पर। तो जब उसके टाइटल की बात आ रही थी तो हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम अपने कार्यक्रम का जो शीर्षक है वो रखते हैं नारी शक्ति। वैसे मेरी आदत नहीं है, मैं जल्दी से बहस में नहीं पढ़ती हूँ। मेजोरिटी उस तरफ थी, 4 लोग बोल रहे थे नारी शक्ति रख लो, मैंने कहा ठीक है रख लो। लेकिन वहीं एक साथी ने फिर बोला कि हम आके क्या करेंगे? मैंने आप क्यों नहीं आएंगे? बाकी लोग अरे हमारा प्रोग्राम है, हम नहीं आएंगे क्या? लेकिन मेरा एक स्वाभाविक सा सवाल था, आप क्यों नहीं आएंगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसे प्रोग्राम्स में पुरुषों को सामने बैठा करके उनसे पहले तो काम करवा लिया जाता है, फिर सामने बैठा करके पुरुषों को गाली दी जाती है। हाँ, गाली दी जाती है।
तो वहाँ मुझे एक खटका हुआ। हालांकि और कोई हो तो बहुत नॉर्मली हंसी मजाक में ले लेता, उस समय मैंने भी हंस करके लिया, लेकिन उसी वक्त मैंने तय किया कि हमारा शीर्षक नारी शक्ति नहीं होगा, क्योंकि शक्ति शब्द मुझे अपने आप में शुरू से ही विवादित लगता है, और नारी के साथ तो खास तौर से विवादित लगता है। क्योंकि शक्ति अगर हम पूरे विस्तृत रूप में देखें तो शक्ति अगर किसी देश के पास होगी या पुरुष के पास होगी या नारी के पास होगी, शक्ति का हमेशा प्रदर्शन जरूर किया जाएगा। शक्ति जिसके भी हाथ में आ गई वो दिखाएगा ही, वो मालिक बनने का प्रयत्न करेगा, वो अपने से कमजोर को दबाने का प्रयत्न करेगा। तो शक्ति शब्द नारी के साथ जोड़ना, अगर नारी शक्तिशाली है, ठीक है, अभी हम 18 तारीख से देखिए नवदुर्गे नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तब नारी शक्ति का हम सबसे बड़ा उदाहरण देखेंगे, हर एक का शीश वहीं झुका मिलेगा। लेकिन अगर हम नारी को शक्ति की तरह देखें तो फिर इतनी दबी हुई, इतनी लाचार, इतनी त्रस्त, एक तरह से जैसे लगता है कि कोई सजा भुगतने के लिए आई है, ऐसा जीवन जी रही है नारी। जीने तक का अधिकार नहीं है, कोख में बच्चियों को मार दिया जाता है, तो नारी को हम शक्तिशाली कैसे कह सकते हैं? आपको लगा कि वाकई मैं नारी हुई हूँ तो अफसोस हुआ हो या फिर गर्व होता है? नहीं, अफसोस कभी नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ तक मैंने भी शक्ति की बात की कि हर इंसान, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, जो जहाँ होता है अपनी आंतरिक शक्ति की वजह से वहाँ होता है। आप अपनी शक्ति का प्रयोग करने से वहाँ होते हैं। आंतरिक शक्ति से मेरा मतलब है आपके अंदर की जो शक्ति है, पावर, में फिजिकल पावर की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ हूँ वो मेरी अपनी शक्ति की वजह से हूँ, किसी और ने ला करके मुझे यहाँ नहीं बैठाया है। और भी बहुत सारी औरतें जो घर से बाहर हैं, उनकी अपनी आंतरिक शक्ति की वजह से बाहर है। जो घर के अंदर बंद हैं वो अपनी शक्ति के प्रयोग न किए जाने की वजह से बंद हैं। अगर वो बोलेंगे कि मुझे जाना है, तो शायद बहुत कम समय ऐसा होगा कि जब उन्हें रोका जाएगा कि नहीं तुम नहीं जा सकते। अगर वो बराबर बोलती रहेंगी कि नहीं मुझे जाना ही है, मुझे अगर नहीं जाना है तो आप मुझे उसका रीज़न दें कि मुझे क्यों नहीं जाना है, तो फिर उन्हें जाने की इजाज़त मिलेगी, या तो सामने से उन्हें उसका रीज़न मिलेगा कि आपको क्यों नहीं जाना है, या जाने की इजाज़त मिलेगी। तो जो जहाँ होता है वहाँ अपनी शक्ति के प्रयोग और अप्रयोग की वजह से होता है। अभी आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? समाज की बात छोड़ दीजिए, घर परिवार की अगर हम बात करें तो एक जो बेटा होता है, पति होता है, उनकी क्या भूमिका होती है जब आपको वो देखते हैं कि ये राइटर है? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पति भी जैसे अब जाती हूँ प्रोग्राम में तो बहुत लेट भी होता है, अगर घर से सहयोग नहीं हो तो जाना कैसे भी संभव नहीं होगा। मेरा बेटा तो मुझे हर तरह से सपोर्ट करता है। कभी जैसे मुझे लगता है बहुत लेट हो जाने वाला है और बहुत दूर जाना है, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, अभी 2 साल उसके बाकी हैं इंजीनियरिंग के, तो कभी कभी मेरे साथ भी आता है, कोई उसके असाइनमेंट्स नहीं है, टेस्ट या एग्जाम्स नहीं है, तो वो खुद मेरे साथ आता है। माँ वो बहुत नसीब वाली होती है जिसका बच्चा उसको समझता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ है अलका जैन। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम छू लो आसमान। Please open the door, others I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखे बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। बाय द वे, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुमको पता है, मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ छू लो आसमान, और हमारे साथ आज हैं अलका जैन। कहीं ना कहीं से चेहरे की जो रंगत होती है तब उड़ जाती है जब सामने वाला उसको पहचानने से इनकार कर देता है, लेकिन जब शायद
अच्छा लिखता है तो दुनिया की हर भाषा उसका सम्मान करती है। आपको कभी लगता है अलका जी कि आपकी जो भाषाएं, आपकी जो रचनाएं हैं, उनका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हो? ऐसी इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन उस स्तर का काम भी किया होना चाहिए। बस प्रयासरत हूँ आगे, जैसी प्रभु इच्छा। शायद मेरे दिल का किस्सा चेहरे पर ही लिखा हुआ है, शायद मेरे दिल का किस्सा चेहरे पर ही लिखा हुआ है, मैंने जिससे कहा नहीं है वो कहता है सुना हुआ है। तो दुनिया में अलग अलग भाषा जिस तरह से है, अलग अलग लोग भी हैं। अगर आपके व्यवहार के साथ बात करें, आपके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं जो आयोजक होते हैं, जो आपको बुलाते हैं कविता पढ़ने के लिए? अभी तक तो इत्तेफाक ऐसा रहा है कि कहीं भी मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। हर जगह मुझे अच्छा सम्मान दिया गया है। तो शुरुआत मेरी बहुत अच्छी हुई है, जो भी है। कभी गुटबंदी का भी शिकार हुई हैं आप? वो तो हर जगह होती है। बहुत इसके ऊपर खुलकर बात करने की जरूरत है, क्योंकि जो प्रतिभाशाली लोग हैं, जो अच्छा लिखते हैं, उनको मंच तो मिलना ही चाहिए। कभी आपको लगता है कि वाकई यहाँ पे जा तो रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा है अंदर से? हाँ, क्योंकि उस स्तर के मंच अगर आपको नहीं मिलते हैं तो वो एक कसक अंदर से रहती है कि आप सही जगह अभी नहीं पहुंचे हैं। तो जो अच्छा लिखने वाला होगा वो सोचेगा शायद मुझ में कमी है, वो अपने आप को और तराशता रहेगा। वो मंच का इंतजार नहीं करेगा कि मुझे अच्छा मंच मिलेगा, मैं इन्हीं रचनाओं के साथ जाऊं, इतना इंतजार नहीं करेगा। वो अपने काम में लगा रहता है। लेकिन जो सोचते हैं सिर्फ मंच ही मेरी मंजिल है, वो मंचों की कवायद में ही लगे रहते हैं, वो लिखना बंद कर देते हैं। ये साहित्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 4 रचनाएं कभी भी काफ़ी नहीं होती। कितने लोग मेरे पास भी आते हैं अभी कि मैडम कुछ लिखना सिखा दो। तो भैया कि लिखना सिखा दो कैसे हो सकता है? अच्छा बताओ आप क्या लिखते हो? आप महसूस करना तो सीखो। हाँ, मैंने कहा अच्छा पहले बताओ आप क्या लिखते हो। तो 2-4 छंद या एक कविता या 2-4 शेर सुनाएंगे, उसके बाद थोड़ा उन्हें बता दो कि किस तरह लिखना है। तो उसके बाद फिर दूसरे-तीसरे दिन उनका शुरू, मैडम सोचते कैसे हैं? मैंने कहा ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि नए ख्याल सोचते कैसे हैं। पॉलिटिक्स में आपको जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ सोचने की जरूरत नहीं होती। ये जो साहित्य की जो दुनिया है, यहाँ पर तो बहुत पॉलिटिक्स में इसीलिए सारे नकारा लोग हैं क्योंकि वो सोच नहीं सकते हैं। सॉरी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इमेज है, लेकिन साहित्य में अगर इस तरह से लोग पूछते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आप कॉलेज में जाते हैं, पढ़ें कैसे? उसी तरह का होगा ना सवाल। ये बिल्कुल उसी तरह का सवाल है कि आपके सामने सब कुछ है, आप अच्छा साहित्य पढ़िए। किस तरह की रचना आपको याद आ रही है? इस सिचुएशन, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है। इसके ऊपर मैं क्या कहूँ, कभी-कभी कोई भी रचना अगर आपको लगता है कि इसमें दर्शकों को हम समझा सकते हैं, सुना सकते हैं, या अपनी भावनाओं का इजहार तो कर ही सकते हैं रचना के माध्यम से, हम चाहेंगे कोई बढ़िया रचना सुना दीजिए। एक्चुअली होता ये है कि ऐसे मौकों पे आप लोगों के दुश्मन बन जाते हैं और कुछ नहीं होता है। बस वहाँ फिर एक नाम के रिश्ते बाकी रह जाते हैं आपके साथ। लोग आपसे मिलते जरूर हैं लेकिन वो कसक लेकर के आते हैं। रिश्ते बनाए मैंने सब टूटते गए, रिश्ते बनाए मैंने सब टूटते गए, गली घर मोहल्ले सब छूटते गए। ऐसा लगता है ना कि अगर हम दुश्मनी किसी से करते हैं तो हम शायद मंचों पे ना जा पाए। उसके बाद की एक अवस्था ये भी होती है कि माना दुआ सलाम से फिर बात हो गई, दिल की खलिश अना के कई बीज हो गई। क्या बात है, वाह। दिल की खलिश अना के कई बीज हो गई। कोई ऐसी घटना याद आ रही जो कभी भी भूल नहीं पाए आप, अगर मंचों की हम बात करें तो, जहाँ बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा हो आपका? अभी तक मैं अपनी किसी भी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं हुई हूँ, क्योंकि जहाँ आप अपने आप से संतुष्ट हो जाते हैं, आगे बढ़ने की ख्वाहिश खत्म हो जाती है। ये तो अलग ट्रैक है, ये तो आपका बड़प्पन है। बड़प्पन ये एक सोच होना चाहिए, हर रचनाकार की एक सोच होना चाहिए, क्योंकि वो एक निर्माण करने वाला है, वो कुछ लिखने वाला है। आप समाज की बात करते हैं, आप भावनाओं की बात करते हैं, उसमें आप कहीं ठहर कैसे सकते हैं? आप किसी चीज़ से संतुष्ट कैसे हो सकते हैं जब समय निरंतर चल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं? तो आप कहीं कैसे ठहर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं यहाँ मैंने अपना 100% दे दिया? क्योंकि अभी तो आपकी लाइफ का ही 100% खत्म नहीं हुआ, आपका 100% पूरा कैसे हो सकता है? ये जो गहराई वाली सोच आपके अंदर आ गई, बहुत बड़ी बात कह रही है। बाकी लोग जब मिलते हैं तो इस तरह की कभी बात होती है कि हमें उस तरह से परिपूर्ण होना बाकी है? लोगों को तो लगता है कि हम परिपूर्ण हैं। हाँ, जिस तरह का होता क्या है कि मैं थोड़ा सा ऐसी फिलॉसफी रखती हूँ कि आपकी अपनी जो एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और आपसे आपकी तरह के लोग ही आकर के मिलते हैं, क्योंकि वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड उन्हीं लोगों को खींचेगी जो आपके जैसे हैं। तो मैं इस मामले में काफ़ी भाग्यशाली हूँ कि मुझे
बहुत ही हल्की सोच वाले लोगों से मिलना जुलना कम ही होता है। इसी तरह की सोच के लोग अक्सर मेरे साथ जुड़े रहते हैं और इसी तरह की बातें होती हैं जिन्हें लाइफ में बहुत कुछ करना है, आगे जाना है, और जहाँ रुकने और पीछे मुड़कर देखने की तो कहीं गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि जो कलम वाली, जो एक क्या बोलते हैं, कलम वाली बाई के नाम से एक फिल्म भी आई थी, बहुत फेमस हुआ, डिम्पल ने रोल किया था। आपको कभी लगता है कि वाकई जब हम कलम पकड़ते हैं तो पन्नों पे तो हम उतर जाते हैं भावनाओं के जरिए, फीलिंग्स के जरिए, किचन में कैसा काम रहता है आपका? कलम टू किचन। कलम वो सब एक जिंदगी का हिस्सा है। या तो आपकी आर्थिक स्थितियां ऐसी अच्छी रचनाएं करना भी एक तो शौक होता है, पागलपन जुनून सब होता है। ये रचना आप कर नहीं सकते, क्योंकि रचना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, लोग कहते हैं लिखें कैसे, आप लिख नहीं सकते। जो भी अगर आपको लिखना है, आपके ऊपर अगर सरस्वती की कृपा है तो वो अंदर से निकल करके आता है। कभी आप लिखने बैठिए उस रचना में, और जो आपके अंदर से उतर करके आई उस रचना में, आपको खुद को जमीन आसमान का फर्क महसूस होता है। एक क्रिएशन होना चाहिए आपके अंदर, बिल्कुल क्रिएटिव सोच होनी चाहिए, क्रिएटिव सोच होनी चाहिए। फिर वो सरस्वती का आशीर्वाद रहेगा तो वो आप उनको शब्दों में ढाल करके कह पाएंगे। वरना आप किसी भी इंसान को कह दो जो अपने आप को बहुत बड़ा क्रिएटिव कहता हो, उससे कह दो आप 4 लाइनें लिख करके बता दो, कोई गारंटी नहीं है उसकी 4 लाइनें उसे बाद में 4 दिन बाद खुद पढ़े तो खुद पसंद आए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज की जो युवा पीढ़ी है अलका जी, आपको कैसा, मतलब क्या सोचती हैं इनके भविष्य को लेकर आप, या फिर इनका काम कैसा लगता है आपको? युवा पीढ़ी में आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अक्सर देखने में ये आ रहा है कि बच्चे सिर्फ अपने करियर के ऊपर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में एक अच्छी नौकरी जुटा पाना उनके लिए सबसे बड़ी कवायद होती है। और जब वो उस नौकरी तक पहुंचते हैं तो वो स्ट्रगल करते करते इतना थक चुकते हैं कि उनको ये लगता है कि बस मैं सुबह से रात तक नौकरी करूं और शाम को मैं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करूं। उसके बाद ना तो वो देश के बारे में सोच पा रहे हैं, ना परिवार के बारे में सोचते हैं। अपनी उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा केंद्रित होती चली जा रही है कि उनको परिवार के साथ जोड़कर रखना मुश्किल हो रहा है। आज लड़के हों या लड़की, यही सबके साथ समस्या आ रही है, और ये हकीकत भी है। दिन भर का थका हुआ इंसान की जगह वो अंतर्मुखी हो रहे हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। इसका साइड इफेक्ट बहुत ही घटिया होता है, बहुत ही घटिया होता है। हाँ जी। और एक तो वो आज माहौल इस तरह का चल रहा है विघटन का और अलगाववाद। लोग अपना अपना हर एक कम्युनिटी के हिसाब से, देखो सबको अपनी कम्युनिटी का एक स्पेसिफिक कुछ तो भी चाहिए, और उसके हिसाब से परिवार में भी आप देखते हैं, कहीं परिवार में माँ का वर्चस्व चलता है, किसी परिवार में पिता का वर्चस्व चलता है, वो खींचातानी चलती है। कंबाइंड फैमिली है तो दादी बुआओं का प्रेशर चलता है, तो वो सब माहौल से बच्चे भाग जाना चाहते हैं। आज उनको ये सब चीज़ें बेमानी लगती हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके लिए आज एक पूरी नई दुनिया खुली हुई है। इंटरनेट के थ्रू उनके पास एक पूरा का पूरा विश्व है देखने के लिए। उन्हें ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही तुच्छ नजर आती हैं, इसमें वो इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते हैं। तो चलिए इस दौरान एक इनकी पसंद की रचना भी सुन लेते हैं। अलका जी, आपको जो अपनी रचनाओं में जो सबसे बेहद पसंद है वो हम चाहेंगे कि वो सुनाएं। बेहद पसंद अगर आप कहेंगे तो मुझे सुनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जो मेरी ताजी रचना है मैं वो आपको सुना देती हूँ। ताजा रचना है, कट टू कट बात करती है, इनके अंदर संवेदनाएं हैं कि नहीं है वो तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन कविताओं के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, एकदम सच बोलती हैं। बोलिए। बिना आग के वो, बिना आग के वो जला कर गया है, बिना आग के वो जला कर गया है, नया रोग दिल को लगा कर गया है। वाह वाह, क्या बात। बिना आग के वो जला कर गया है, नया रोग दिल को लगा कर गया है। उसे ढूंढती है नजर आज फिर से, उसे ढूंढती है नजर आज फिर से, जो कल हाथ मेरा दबा कर गया है। वाह वाह। उसे ढूंढती है नजर आज फिर से, जो कल हाथ मेरा दबा कर गया है। मैं उसको नजर में उठाती कहाँ तक, मैं उसको नजर में उठाती कहाँ तक, जो किरदार अपना गिरा कर गया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं उसको नजर में उठाती कहाँ तक, जो किरदार अपना गिरा कर गया है। न खुद कुछ ही बोला न मुझको इजाजत, न खुद कुछ भी बोला न मुझको इजाजत, वो लफ्जों पे ताला लगा कर गया है। बहुत बढ़िया। वो लफ्जों पे ताला लगा कर गया है। तो वाकई ये जो फीलिंग है, इससे आपकी संवेदनाएं समझ में आती हैं, आप कितने गहरे तक सोचती हैं, और
ये बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज के जो लोग हैं चंद मिनटों में स्टार बन जाना चाहते हैं। आपके अंदर कभी ये भावना नहीं आई? नहीं कि अचानक रातों रात बन जाओ ना। अगर आप डिजर्व करते हैं तो आप वहां तक पहुंचेंगे ही, फिर रोकने वाला आपको कोई नहीं है। बात वही है कि अंतरशक्ति, आप उसके लिए प्रयासरत अवश्य रहें तो आप वहां तक पहुंचेंगे। अच्छा, लेकिन काबिलियत बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को उसके काबिल नहीं बनाते फिर सोचें कि मैं वहां पहुंच जाऊं, तो फिर आप सोचते रहिए। सोचने के लिए तो शेख चिल्ली ने भी बहुत कुछ सोचा है, किसने रोका? अच्छा, अगर हम फिल्मों की, बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि हम फिल्मों में गीत लिखें, कभी आपकी इच्छा हुई? और नहीं, अगर एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो यहाँ पर शब्द सिचुएशन दिए जाते हैं कि भाई इस तरह सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि फिल्मों में जिस तरह का गीत, हालांकि आज के गीतों को मैं नहीं कहूँगी, अभी लिरिक्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, बीच में जिस तरह के आ रहे थे, कोई भी सच्चा लिखने वाला उन गीतों को लिखना नहीं चाहेगा। हाँ, लेकिन आज के वक्त में फिर से एक स्तर बढ़ा है लेखन का, तो आज अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं लिखना चाहूँगी। अगर हम घटनाओं की बात करें, पूरी दुनिया में आज आतंकवाद है, जी बिल्कुल, अलग अलग समस्याएं हैं, अपने घर में महिलाएं, खासकर अगर हम बच्चियों की बात करें अलका जी, तो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। जब इस तरह की घटनाएं आप सुनती हैं तब एक औरत होने के नाते क्या महसूस करती हैं? वही मैंने कहा था ना, जब कि औरत को इतना ज़्यादा दबा हुआ और इतनी निशक्त है, तो शक्ति शब्द उसके लिए मुझे विवादित हमेशा से लगता आया है। तो कैसे पहले इन सब चीज़ों के ऊपर काम होना ज़रूरी है, तब आप औरत की शक्ति और वो सब बड़े बड़े संवादों की बात करें, बड़े बड़े मंचों की बात करें और उसको आसमान पर चढ़ाने की बात करें। आज हम देखा जाए तो औरतों के फ्रीडम के लिए कब 1810 से ये संघर्ष शुरू हुआ है, इवन 1808 से ये संघर्ष शुरू हुआ है, जहाँ औरतों ने बराबरी का अधिकार मांगना शुरू किया था। तो वहाँ से आज हम 2018 तक आ गए हैं। अभी भी तो 33%, अभी भी, हाँ, 30%, तो उस जमाने की मेरे जैसी महिला जब किताबें पढ़ती है, क्लासिकल पढ़ने का मन करता है, तो जेन ऑस्टिन को सबसे पहले उठा करके पढ़ती है। तो किताब पढ़ने का भी एक सलीका होता है। किताब में सिर्फ आप एक्चुअली लिखने, मैं लेखिका भी हूँ तो उस हिसाब से बोलूँगी कि जब लेखक कुछ लिखता है तो उस समाज का खाका उस लेखन में खींचता है, अगर नहीं खींचता तो वो लेखक नहीं है। तो जब हम उस जमाने को पढ़ते हैं, 1800, वो भी 1808 और 12 के दरमियान की ही किताब है जेन ऑस्टिन की, जो मैंने पढ़ी है 12-15 की। तो वहाँ की समाज में जब मैं औरतें देखती हूँ, वहाँ की समाज की औरतें कितना बाहर जाती थीं, रिश्तेदारों के मिलने के लिए, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए अकेली ट्रेवल करती थी उस ज़माने में। अपने कपड़ों के संग, अपने बालों के संग कितने एक्सपेरिमेंट्स करती थी। मतलब वो उस ज़माने में उतनी आ जाती जितनी हम आज 2018 में हैं। तो हमारी भारतीय महिलाएं आज कितना पीछे हैं। अगर वो बराबरी के दर्जे की संघर्ष करते करते अब यहाँ तक आई हैं, तो हमें तो अभी कितना संघर्ष बाकी है। बिल्कुल संघर्ष बाकी है, लेकिन सोच की जो यात्रा है वो लगातार चलती जा रही है। अलका जी, आपने समय निकाला, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं कि आप जैसी लेखिका समाज को और मिलती है तो कहीं ना कहीं से इस समाज की जो तस्वीर है उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा, ये उम्मीद तो हम करते ही। और यही कारण है कि अलका जी आज भी ज़मीन पर खड़ी हैं, भले ही उनका जो नाम है आसमान तक पहुंच गया है। ऐसे में कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आकाश इनकी मुट्ठी में है और इनकी सोच जो है कहीं ना कहीं से समाज को एक नई प्रेरणा दे रही है। इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि आप भी अगर किसी खास शख्स को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी जो भी फरमाइश होगी उस पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए N24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।